नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियों की और उस शिक्षण विधियों में हमने 3 शिक्षण विधियां कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो शिक्षण विधि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आगमन विधि। ठीक है, आगमन। ठीक है, आगमन विधि हिंदी शिक्षण के अंदर बात करें या हिंदी पढ़ाने के अंदर बात करें तो हिंदी की सबसे प्रमुख विधि मानी गई है आगमन विधि, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। मनोवैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, अर्थात क्या है, बाल केंद्रित है ये। इसमें बालक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, बालक ही क्रियाशील रहते हैं। तो समझ में आ गई इस विधि में होता क्या है, कैसे ये प्रयोग में लानी होती है, इस विधि के क्या मेथड है, उन्हीं में से प्रश्न पूछता है। और इसमें से कन्फर्म प्रश्न आता है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो चाहे रीट की तैयारी करो, इसमें से एक प्रश्न पूछेगा। और किसका पूछेगा, शिक्षण सूत्रों का पूछेगा। तो वो आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे, वो भी ट्रिक से करेंगे। आपको सिर्फ निगमन विधि के सूत्र याद रखने, आगमन के नहीं रखने, क्योंकि आगमन की ही विपरीत तो क्या है, निगमन विधि है। तो उस संदर्भ में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात है आगमन विधि की कि आगमन विधि में क्या होता है। तो देखिए, आगमन जो विधि है, इस विधि में क्या होता है, ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें छात्र विशेष उदाहरणों के द्वारा स्वयं यानी खुद, अभी बताया ना मनोवैज्ञानिक है, स्वयं निरीक्षण, ठीक है, चिंतन, स्वयं निरीक्षण व चिंतन करते हुए नियम बनाते हैं, नियम निकालते हैं। इस विधि का ये मेथड है। आपको सिर्फ इनमें से एक ही विधि याद रखनी है, दोनों नहीं रखनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक विधि कोई सी भी याद रख लेना। ये आगमन विधि है, इससे आगे जो नेक्स्ट आएगी अभी उसके वो निगमन विधि है। उनमें से एक याद रख लोगे, दूसरी उसकी बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें छात्र विशेष उदाहरणों के द्वारा स्वयं निरीक्षण व चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। अर्थात क्या हो गया, उदाहरण से किस ओर आ रही है, ये नियम की ओर आ रही है ना। समझ में आई होगी बात कि बच्चे क्या करेंगे, खुद क्रियाशील रहेंगे। बालक एक उदाहरण लेंगे कि ये उदाहरण ऐसा है, इससे वो नियम की ओर बढ़ेंगे, उसकी जांच करेंगे कि ये उदाहरण कौन से नियम में फिट बैठता है। जब ये करेंगे तो बालक क्या हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। समझे ना, जब बालक क्रियाशील होंगे तो ये जो विधि है ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। ठीक है, और बाल केंद्रित है, क्योंकि बालक कार्यशील है तो बालक क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित विधि है ये। फिर उसके बाद में अगर बात करें कुछ विद्वानों की, तो इसके अंदर यंग विद्वान के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इस विधि में बालक स्थूल तथ्यों, यानी बड़े बड़े तथ्य हैं, स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कोटेशन पूछेगा तो ये कोटेशन लगभग चांस है आने के। कहते हैं इस विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर, स्थूल तथ्य कौन से होते हैं, उदाहरण के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का, यानी चिंतन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, का प्रयोग करता है और समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। तो ऐसे याद कर लो, यंग में जवान व्यक्ति क्या करता है, जवान व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है। कौन सी शक्ति का, मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। इसमें एक शब्द पकड़ लो, मानसिक शक्ति। यंग व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। फिर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 विद्वान है जयसी। क्या कहते हैं कि आगमन
विशेष उदाहरण कह दो, परंतु इनकी कोटेशन में उदाहरण नाम नहीं लिया है, इन्होंने कहा दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियम को विधिपूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कि आगमन जो विधि है वो विशेष दृष्टांतों यानी विशेष उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम यानी नियम की ओर को विधि पूर्वक यानी किस मेथड से किस तरह से समस्या का समाधान किया जाए उसको प्राप्त करने की क्या है प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये जायसी ने कहा है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य दो कोटेशनें थी, परिभाषाएं थी जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के योग्य हैं। अब नेक्स्ट इसके सोपान पढ़ लेते हैं कि आगमन विधि के सोपान क्या हैं। आगमन विधि के सोपान, जब इसे बालक यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं तो वो किन किन चरणों से गुजरते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें आपको जो उदाहरण लेने हैं वो अपने में क्या होने चाहिए? विशिष्ट। तो नंबर पहला हो जाएगा विशिष्ट उदाहरणों का चयन, कि सबसे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों का चयन करना है, यानी एक ही प्रकार के उदाहरण होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? एक ही प्रकार के उदाहरण होने चाहिए। कई बार यहाँ चयन न करके यहाँ पे दे देता है प्रस्तुतिकरण। तो एक ही बात है कि जब आप उदाहरणों का चूज कर रहे हो, उन उदाहरणों को चुन रहे हो, तो वो सभी क्या होने चाहिए? एक जैसे, एक ही नियम पर फॉलो होने चाहिए। तो ऐसे उदाहरण लेने हैं। नंबर 2 की बात करें, ये दूसरा सोपान क्या होता है? दूसरे सोपान की बात करें तो बालक इसमें क्या करता है? निरीक्षण करता है, अर्थात तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है। किस प्रकार तुलना करता है? अब वो ये देखता है, तुलना करता है कि जो उदाहरण उसने लिए वो देखता है, अवलोकन करता है कि ये आपस में समान है या नहीं है। ठीक है, तो तुलना या निरीक्षण करना कि आपस में समान है या नहीं है, कि दिए गए उदाहरण का अवलोकन कर ये जानता है कि दिए गए उदाहरण क्या समान है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में आता है आपका नियमीकरण, नियमीकरण या सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? नियमीकरण। ठीक है, अब यहां उसने क्या देखा? समानता देखी, समानता ही तो देखी थी। अब समानता के आधार पर उन चीजों को क्या करेगा? अलग करेगा। यानी क्या कर रहा है? यहाँ पे नियम कर रहा है कि इस नियम में ये आएगा, इस नियम में ये आएगा। अर्थात क्या कर लिया? सामान्यीकरण कर लिया कि इस नियम को ये चीज फॉलो करती है, इस नियम को ये चीज फॉलो करती है। ठीक है, और 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आपका आता है परीक्षण, या आप इसे बोल सकते हो सत्यापन करना। परीक्षण करना या सत्यापन करना। ठीक है, यानी फिर क्या करेगा? जब उसने नियम वगैरह सब चेक कर लिए तो फिर करेगा कुछ और उदाहरण ले लेगा, कुछ अन्य उदाहरणों पर उसको क्या करेगा? सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि क्या ये नियम सही है। कुछ अन्य उदाहरणों पर भी उस प्रयोग को स्पष्ट करेगा कि जो नियम मैंने बनाया है, जो नियम इन पे लागू हो रहे हैं, दूसरे पर भी लागू हो रहा है। ये 4 चरण होते हैं किसके? आगमन विधि के। ठीक है, अब ये किन शिक्षण सूत्रों पे चलती है? ये मनोविज्ञान के कौन से शिक्षण सूत्र हैं जिन पे ये विधि कार्य करती है? तो आपको ध्यान रखना है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। और प्रश्न आपका जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, कन्फर्म है। यहां से आपका प्रश्न आने का बहुत बड़ा चांस है कि यहां से आपका प्रश्न आएगा। तो नंबर 1 की बात करें तो आगमन विधि होती है वो किस ओर चलती है? पहले आपको क्या लेना है? उदाहरण या दृष्टांत। उदाहरण से नियम की ओर। पहला तो यही याद कर लो, नियम की ओर। अब कैसे याद रखना है? तो देखो ये ए आ स्वर है, इधर भी पहले पद क्या आया? स्वर आया है, आया ना। सबसे पहले क्या है? ऊ आया, इधर भी आया है, तो सबसे पहले स्वर आ गया। ठीक है, फिर 2 नंबर की बात करें। ठीक है, 2 नंबर में कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर।
कैसे? जब आपने एक उदाहरण लिया वो आपके सामने था, सामने था मतलब क्या था? प्रत्यक्ष था। क्या था? प्रत्यक्ष था। और आप किस ओर बढ़े? अमूर्त की ओर, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही थी उस ओर। और फिर आपने उसका क्या कर लिया? पूरा विश्लेषण कर लिया। उदाहरण आपके पास था, सामने था, अमूर्त यानी एक नियम निकाल लिया जो आप नहीं जानते थे। अब आपको उदाहरणों की रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये प्रत्यक्ष था, तो इसका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। नंबर 4 की बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगभग यही पूछता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट कैसे है कि जो उदाहरण आएगा वो अपने आप में तो विशिष्ट ही है, वो किस नियम पे बना है बच्चों को तो नहीं पता, परंतु उनके लिए विशिष्ट है। फिर वो उसकी खोज करते हैं, फिर उसे नॉर्मल बना देते हैं, किस नियम पे लागू होता है। तो पहले उदाहरण क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है। फिर नंबर 5 की बात करें, स्थूल यानी उदाहरण क्या होता है? बड़ा होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। फिर ये जब आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है तो यानी आपको वो वस्तु क्या है? ज्ञात है। अब आप किस ओर जाओगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये इसके 6 शिक्षण सूत्र हैं, आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक का करवा दूंगा, आगे वाली ट्रिक है निगमन विधि याद कर लेना, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो एक ही विधि याद करनी चाहिए, आगमन कर लो चाहिए निगमन कर लो। सारी विधि इसके उल्टी कहेगी। इसमें क्या कहेगी? उल्टा कहेगी। अब इस आगमन विधि के हम पढ़ लेते हैं गुण और दोष दोनों। तो देखो, गुण मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कौन सी विधि है? ये नंबर 1 याद रख लो, ये बाल केंद्रित विधि है। बालक इसमें क्रियाशील रहता है। 2 नंबर की बात करें तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। जब बालक क्रियाशील रहेगा और वो कोई भी कार्य सीखेगा तो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा? सीखा ज्ञान क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। बहुत ईजी है इसके गुण दोष कि जब बालक खुद करके सीखता है तो ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। नंबर 4, तो ऐसा कौन करते हैं? ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कौन सी कक्षाओं के लिए? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर पर काम की नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, क्योंकि इनका मानसिक विकास नहीं हुआ होता और ये सूत्र रट नहीं सकते, इसीलिए इन्हें करके करवाया जाता है। और माध्यमिक स्तर की बात करें तो बालकों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है, इसलिए वो सूत्रों को याद रख लेते हैं, उनकी मानसिक क्षमता का विकास हो चुका होता है, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए क्या है? उपयोगी है। ठीक है। अगर बालक खुद करके सीख रहा है तो उसमें क्या आएगी? सूझबूझ आएगी पहला तो। ठीक है, सूझबूझ आएगी। और सूक्ष्म बुद्धि के विकास के लिए उपयोगी है ये, सूक्ष्म बुद्धि के विकास के लिए, यानी छोटी बुद्धि के बच्चों के लिए जो उनका मानसिक विकास नहीं है उनके लिए सूझबूझ आएगी उनमें ऐसा करने से। ठीक है, तो ऐसा करने से सूझबूझ आएगी तो बच्चों का क्या हो रहा है? मानसिक विकास हो रहा है। तो अब लिख सकते हो कि मानसिक विकास में सहायक में उपयोगी, इनसे बच्चे का मानसिक विकास होगा। ठीक है, अगर मानसिक विकास होगा बालक का तो बालक क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा, तर्क वितर्क विचार व निर्णय क्षमता लेने की निर्णय क्षमता का विकास होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें बालक अगर खुद कर रहा है तो बालक में कौन सी प्रवृत्ति आएगी? वो नई नई चीजें खोजने का प्रयास करेगा तो उसमें आएगी खोज प्रवृत्ति। ठीक है, खोज प्रवृत्ति का अर्थ है छात्र स्वयं क्या करता है? नियम बनाता है, खोजता है। छात्र स्वयं नियम बनाता है और उस चीज को खोजता है। तो ये इस विधि के क्या थे? गुण थे, गुण। ठीक है, इस विधि के गुण थे। अब अगर बात करें इस विधि के दोषों की कि इस विधि के दोष क्या हैं, इस विधि के दोष क्या हैं? देखो, अगर बच्चा उदाहरण लेगा फिर नियम बनाएगा तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। समय और श्रम मेहनत अधिक लगेगी पहला। 2 नंबर, अगर समय अधिक लगेगी तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा।
क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, उदाहरण होगा, फिर बच्चा उसको देखेगा, कौन कौन से प्रयोग कर करके देखेगा, तो इससे जो 45 मिनट का समय होता है वो क्या होगा, निकल जाएगा और पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में वही रटी रटाई बात, इसमें क्या चाहिए, अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होगी। जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं उनमें लगभग अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है, अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता, और ये बहुत कम मिलते हैं, ये इस विधि का दोष है। ठीक है, 4 नंबर की बात करें तो बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी मानसिक बुद्धि का विकास हो चुका है, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, नंबर 5, इसमें सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, सीखने की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि बालक कर करके सीखते हैं तो सीखने की गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, और उन्हें परिश्रम भी क्या करना पड़ता है, अधिक करना पड़ता है। तो ये इस विधि के क्या थे, दोष थे। अब इसके बिल्कुल अपोजिट पढ़नी है आपको, जो बातें इसमें कही गई है उसकी उल्टी कर लो सारी, वो आ जाएगी आपकी कौन सी, निगमन विधि, निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक है। अब निगमन विधि बता दिया, उसकी अपोजिट। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में बालक, अब ऐसे याद करना है, नी यार है ना शुरू में, इस विधि में बालक नी ये में, इस विधि में बालक है नियम, या इसे आप बोल सकते हो सूत्र, क्या बोल सकते हो, नियम को सूत्र। अब सूत्र आप बता दो, आपने खोज की या आपके पास बने बनाए आए, बने बनाए आए, आपने उनको माइंड में स्टोर कर लिया, अर्थात आप में क्या विकसित हुआ, कुछ नहीं हुआ, अर्थात रटने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई। तो इस विधि में बालक नियम व सूत्र बच्चों को पहले, इस विधि में बालक को नियम व सूत्र, अच्छा ऐसे बालक लिख दिया गया, इस विधि में नियम व सूत्र बच्चों को पहले रटाकर या सिखाकर, रटाकर ज्यादा बेस्ट रहता है, रटाकर या बताकर, फिर उदाहरणों में प्रयोग कर नियम की सत्यता की पुष्टि या जांच करते हैं, जांच की जाती है। मैंने आपको पहले बताया उसकी उल्टी है, इसमें पहले क्या बताया जाएगा, नियम, और नियम के बाद में क्या बताया जाएगा, उदाहरण। याद करने का फॉर्मूला ये रहा, नी से नियम, ये किस ओर चलेगी, नी से नियम, नियम से उदाहरण की ओर। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में स्वयं सीखने का मौका ही नहीं मिलता, स्वयं सीखने का अवसर नहीं मिलेगा एक तो आपको इस विधि में, ठीक है। और न स्वयं सीखने का बनेगा, ना आप इसमें निरीक्षण कर सकते हैं, आपकी प्रतिभा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। ना निरीक्षण कर सकते हैं, ना आप इसमें चिंतन कर सकते हो, ठीक है, ना आप इसमें नियमीकरण कर सकते हो, नियम नहीं बना सकते क्योंकि नियम पहले से दिया होता है, ठीक है। नियमीकरण का कोई भी अवसर आपको नहीं मिला, नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जब आप नहीं करोगे तो आप बता दो कि स्वयं नहीं करोगे, निरीक्षण नहीं करोगे, चिंतन नहीं होगा, नियमीकरण नहीं होगा, तो बताओ ये मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है। तो यह विधि क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक है और बाल केंद्रित है नहीं, ठीक है। तो यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस विधि के दो रूप माने गए, निगमन विधि के दो रूप माने गए हैं, ठीक है। निगमन विधि के दो रूप हैं, एक को बोलते हैं सूत्र विधि, नियम को ही सूत्र बोलते हैं वैसे तो, दूसरी है पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रणाली बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। सूत्र विधि में क्या होता है, इसमें नियम क्या किए, ये सूत्र क्या किए जाते हैं, रटाए जाते हैं। आपने संस्कृत में देखा होगा, संस्कृत के श्लोक वगैरह इस विधि से पढ़ाए जाते हैं, ये संस्कृत से आई हुई है, सबसे प्राचीन विधि यही थी, सूत्र रटाए जाते थे। गुरुकुल में जब बच्चे रहते थे उन्हें क्या करते थे, सूत्र ही रटाते थे,
ठीक है, सूत्र हटाते थे। अब पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक में सामग्री किस व्यक्ति ने लिख दी, अब बालकों को क्या करना है, उन प्रश्नों का जो पाठ के पिछली साइड में दिए होते हैं अभ्यास प्रश्न, उनको रटना होता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भी रटने पर बल देती है। तो ध्यान हो गया, इसकी दो विधियां हैं, दो प्रणालियां हैं, सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है, अब ये विधि किन किन सोपानों से होकर गुजरती है, तो हम सोपान सेम वैसे ही हैं, उनका अपोजिट ही करना है। नंबर 1 इसमें सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, नियम, सूत्र या सिद्धांत, ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले नियम, सूत्र, सिद्धांत का क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके वो याद होना चाहिए। नंबर 2 की बात करें, यही है नियम, सूत्र, सिद्धांत, इसका आपको क्या करना आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए कि ये सूत्र कहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर कहाँ सूत्र लगेगा, जैसे संधि पढ़ाते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, ए प्लस आ प्लस आ, ठीक है ना, इस तरह के सूत्र कहाँ लगेंगे, उस चीज का उस बालक को क्या होना चाहिए, प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए कि ये कहाँ प्रयुक्त होगा। ठीक है, नंबर 3 की बात करें कि जो आंकड़ों के आधार पर आपके पास जो आंकड़े आए हैं, आपने जो नियम याद किए हैं, नियमों के सूत्र याद किए हैं, उनके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, आपको सूत्र याद है तो आपका उत्तर सही आएगा, नहीं है तो नहीं है, तो इसके आधार पर परीक्षण किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ध्यान रखना, परिणाम हमेशा ही क्या आएगा, आप सोच नहीं सकते वो परिणाम आ सकता है अगर इस सूत्र से, आंकड़ों के आधार पे, क्योंकि आपने एक सूत्र रट लिया और वो फॉर्मूला आपको याद है, दूसरे को याद नहीं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बढ़िया आएगा, परंतु आपको और कोई चीज आती नहीं, तो रिजल्ट क्या है, असत्यता से परिपूर्ण है। इस बात से ही पता आंकलन नहीं कर सकते कि बच्चे ने क्या सीखा है, तो ये विधि बढ़िया नहीं है। ठीक है, नंबर 4 चौथा चरण है इसका, सत्यापन या प्रतिपुष्टि। लास्ट में बालक ने नियम याद कर लिया, उदाहरणों में फिट करना बैठ गया कि नहीं बैठ गया, इस बात का क्या किया जाता है, सत्यापन या प्रतिपुष्टि की जाती है। ठीक है, ये 4 सोपान है। अब जो पेपर में जो प्रश्न आएगा, मैं बाद में फिर बता रहा हूं कि पेपर में जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा, और आपको निगमन विधि और आगमन विधि कंफ्यूज करेगी, आज के बाद नहीं करेगी। देखिए, एक सूत्र याद करवा रहा हूं, अगर याद कर सकते हो तो, क्या सूत्र है ये, देखो क्या ये, सासु है ना, सासु या 2 कर लो कि सासु 2 अज्ञात नियम के प्रमाण मांगती है, कि सासु जो है ना वो 2 अज्ञात नियम के प्रमाण मांगती है। कैसे, तो इसको कैसे याद करेंगे, ये मैं करा रहा हूं आपको शिक्षण सूत्र, बस आप इसके याद कर लेना, आगमन विधि के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएंगी। तो देखो, सा से याद करो आप, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो स से याद कर लेना, सरल से जटिल की ओर। फिर सु से याद कर लो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से, ठीक है। फिर 2 है, 2 का मतलब ये ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो एक याद कर लो, अमूर्त से मूर्त की ओर, एक है आ गया, एक दूसरा और वो है ही लिखा ही पड़ा है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। फिर नी से याद कर लो, निगमन, ऐसे याद कर लो, नी से निगमन विधि के सूत्र हैं, तो नी से नियम, नियम से उदाहरण की ओर, और फिर प्रमाण है, फिर आ जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये 6 सूत्र हैं, आपको ये याद रखना है। ये याद कर लो, आगमन विधि के मत याद करना, सी पढ़ना ही मत आगमन विधि को, इसको एक विधि याद कर लो, सी वो याद कर लो, इसमें सूत्र है, इसमें मैंने ट्रिक करवा दी, ये आपकी ट्रिक है, उस ट्रिक से सारे मेथड सोल्व हो जाएंगे आपके,
ठीक है, आपको प्रश्न कैसे पूछेगा कि निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है, और 3 ये दे देगा और 1 आगमन विधि से उठा लेगा। 1 आगमन विधि से 3 आगमन विधि के दे देगा तो 1 किससे दे देगा। ठीक है, तो आप ये सूत्र आपको याद करने हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके गुण और दोषों की बात कर लेते हैं कि इसके गुण और दोष क्या है। वैसे तो लगभग सभी विद्वान इस बात पे है कि व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये, व्याकरण पढ़ाने की विधि में बढ़िया मानी गई है, उत्तम मानी गई है कि व्याकरण इस मेथड से ही पढ़ाया जाता है लगभग, कि बालक को सूत्र बताए जाते हैं। ठीक है, कि आपको पहचान कैसे करनी, सूत्र वगैरह बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विधि ये मान जाती है। फिर अगर गुण की बात करें कि इसमें गुण क्या है, देखो इसमें गुण ये है कि इसमें समय श्रम अधिक नहीं लगते। अगर ये अधिक नहीं लगेंगे तो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, समय पर पूर्ण। पाठ्यक्रम समय पर क्या हो जाएगा, पूर्ण, समय पर पूर्ण। नंबर 1 बात। ठीक है, समय कहाँ लगेगा, सूत्र याद है, सूत्र में फिट किया, चल भाई आगे, आगे वाले पे चलो, चल आगे आगे आगे। इस तरह पाठ्यक्रम क्या हो जाता है, जल्दी पूर्ण हो जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो कौन सी कक्षाओं के लिए, ये उच्च कक्षाओं के लिए, क्योंकि इन बच्चों का मानसिक विकास हो चुका होता है और ये सूत्रों को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो उच्च कक्षाओं के लिए क्या है, ये उपयोगी है। ठीक है, नंबर आगे बात करें, अगर उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी तो इनका मानसिक विकास हुआ है तो उनके सामने कोई भी समस्या दे दोगे आप, नवीन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है ये, नवीन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। और नवीन जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी बालक को होती है। और ऐसा करने से बालक में क्या आएंगी, समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान हो जाएगी, समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान हो जाएगी। नंबर 5 की बात करें तो इस विधि में बालक को क्या करने पड़ते हैं, नियमों सूत्रों की सत्यता की जांच करनी भी आ जाती है, क्योंकि वो नियमों पे बार बार जब उनको करेगा, किनको, उदाहरणों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगा, नियमों और उदाहरणों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा तो ये गुण थे इसके, बिल्कुल उसके अपोजिट है, आपको इतना ध्यान रखना है आगमन विधि के। ठीक है, अब अगर बात करें दोष क्या है, तो सबसे बड़ा दोष तो ये है कि इसमें बालक क्रियाशील नहीं रहता, तो ये बाल केंद्रित नहीं है। ये लो, ये बाल केंद्रित नहीं है। अब बाल केंद्रित नहीं है तो 2 नंबर हो गया, ये कौन सी विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तीसरा ये हो गया कि सूत्रों को क्या करना पड़ता है, रटना। तो बालक में कौन सी प्रवृत्ति आ जाती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है ये विधि। ठीक है, अगर रटने की प्रवृत्ति आएगी तो बालक में क्या नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, वो रट्टा ही रट्टा मारेगा, मानसिक वो करके सीखेगा तो उसे स्थायी रहेगा। तो ज्ञान क्या हो जाता है, सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, इसमें अस्थायी होता है, सीखा ज्ञान अस्थायी ज्ञान। ठीक है, 5 नंबर की बात करें तो छोटी कक्षाओं के लिए क्या ये उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बालकों का मानसिक विकास नहीं होता, इसलिए वो सूत्र याद नहीं रख पाते। और ऐसा करने से अगर इस विधि से पढ़ाते तो छात्र में कौन कौन से गुण नहीं आएंगे, छात्रों में आत्मनिर्भरता, यानी वो कभी भी सेल्फ खुद कार्य नहीं कर सकते, वो किसी न किसी पे क्या हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के गुण विकसित ही नहीं होंगे। ठीक है, आत्मविश्वास के गुणों का विकास नहीं होता, गुणों का विकास नहीं होता। ठीक है, अब अगर देखें ये इसके दोस्त थे, कई बार क्या कर लेता है एग्जामिनर, दोनों विधियों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, जैसे हमने पहली पढ़ी थी कौन सी, आगमन, और दूसरी हमने पढ़ी निगमन, ऐसे कर देता है विधि। तो ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है, जब ये दोनों विधियों को मिला देता है, आगमन और निगमन विधि, तो कहते हैं हिंदी व्याकरण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है, हिंदी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ
विधि मानी गई जब दोनों नाम साथ आते हैं तो। और वैसे व्याकरण के लिए कौन सी बेस्ट उत्तम है? निगमन विधि उत्तम है। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि कब मानी जाएगी? जब आगमन और निगमन दोनों विधियों को मिला दिया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, आसपास ध्यान रखें कि इस महामारी से कोई व्यक्ति जूझ रहे तो उसकी सहायता करें। तो जय राजस्थान, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें।